गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। सब क्लासेस छबड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य आरो अध्याय 3 भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद कविता से प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं जेल में बंद हैं और वह अपनी घर की कहानी सुना रहे हैं। मतलब वे घर की कल्पना करके घर की कहानी सुना रहे हैं। देखते हैं आगे। सबसे पहले अपन भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय पढ़ते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के टिगरिया गांव में हुआ। इन्होंने जबलपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनका हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषाओं पर अधिकार था। इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। फिर वे कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी की कई संस्थाओं से जुड़े रहे। इनकी कविताओं में सतपुड़ा अंचल, मालवा आदि क्षेत्रों का प्राकृतिक वैभव मिलता है। इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी साहित्य व समाज सेवा के मद्देनज़र भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया है। इनका देहावसान यानी निधन 1985 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं। इनकी रचनाएं सतपुड़ा के जंगल। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम न मम आदि। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। यानी गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है और गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आगे देखते हैं। इनकी कविताओं की विशेषताएं देखते हैं। काव्यगत विशेषताएं सहज लेखन और सहज अभिव्यक्ति का नाम है। भवानी प्रसाद मिश्र ये कविता साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं। गांधीवाद में इनका अखंड विश्वास था। इन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लेकर वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के करीब है। आगे देखते हैं। कविता पढ़ने से पहले हम उसका सारांश पढ़ेंगे तो कविता जल्दी समझ में आएगी। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर की विस्थापन की पीड़ा सताती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों व बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके आई होगी। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह पत्र भी नहीं
लिख सकती। यानी कवि की अपनी माँ है जो अनपढ़ है, पुत्र के दुख से व्याकुल है, परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है, वह पत्र भी नहीं लिख सकती है। कवि को अपने पिता की याद आती है जो बुढ़ापे से दूर है। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते हैं, वो मौत या शेर से नहीं डरते हैं, उनकी वाणी में जोश है। आज वे गीता का पाठ कर कर दंड लगाकर जब नीचे परिवार के बीच आए होंगे तो अपने पांचवें बेटे को न पाकर रो पड़े होंगे। माँ ने उन्हें समझाया होगा। कवि सावन से निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो, किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी होने न देना। उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूँ, मुझे खाने पीने की दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं निराश, दुखी व असमंजस में हूँ। हे सावन, तुम मेरा संदेश उन्हें देकर धैर्य बंधाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का चित्र प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। पहला पद देखते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन धीरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, भाई चार बहन, भुजा भाई प्यार बहन। पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। गिर रहा यानी बरसना, प्राण मन यानी प्राण मतलब मन, धीरना यानी प्राणों और मन में छा जाना, तिरना यानी तैरना, नज़र यानी निगाह, खुशी का पूर यानी खुशी का भंडार, परिताप मतलब कष्ट। पहले प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक हारो भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है, तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। यानी जो प्रस्तुत काव्यांश है हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 से संकलित है। घर की याद कविता शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है, तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। अब व्याख्या देखते हैं। कवि बताता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है। ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद से गिर गए हैं। बरसते हुए पानी के बीच रात भर घर कवि की नज़रों में घूमता रहा है। उसका घर बहुत दूर है, परंतु वह खुशियों का भंडार है। उसके घर में 4 भाई है, बहन मायके में यानी पिता के घर आई है। यहाँ आकर उसे दुख ही मिला क्योंकि उसका एक भाई जेल में बंद है। घर में आज सभी एकत्र होंगे, वे सब आपस में जुड़े हुए हैं। उसके 4 भाई व 4 बहनें हैं। चारों भाई भुजाएं हैं तथा बहनें प्यार है। भाई भुजा के समान कर्मशील व बलिष्ठ है तथा बहनें स्नेह के भंडार है। आगे देखते हैं, इसका विशेष देखते हैं। सावन के महीने का स्वाभाविक वर्णन किया है। सावन के महीने का स्वाभाविक वर्णन है। घर की याद आने के कारण स्वाभाविक अलंकार है। पानी गिर रहा है में पानी गिर रहा में यमक अलंकार है तथा आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। घर नज़र में तिर रहा है में चाक्षुष बिंब है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। भुजा भाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का सुंदर प्रयोग है। संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण है। आगे देखते हैं। सेकंड, और माँ
और माँ बिन पड़ी मोरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं, फिर माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झझ लरजता। देखिए पहले शब्दार्थ। गड़ी मतलब डूबी, स्नेह मतलब प्रेम, पसारा मतलब फैलाव, पत्र मतलब चिट्ठी, व्यापा मतलब फैला हुआ, खिलखिला यानी खुलकर हंसना, हिचके यानी संकोच करना, बिचके यानी डरे, बोल यानी आवाज़, झांझा यानी तूफान, लरजता यानी कांपता है। सबसे पहले अपन प्रसंग पढ़ेंगे। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसकी रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। इस काव्यांश में पिता व माँ के बारे में बताया गया है। व्याख्या देखते हैं। सावन की बरसात में कवि को घर के सभी सदस्यों की याद आती है। उसे अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ अनपढ़ है, उसने बहुत कष्ट सहन किया है, वह दुखों में ही रची हुई है। माँ बहुत स्नेहमयी है, उसकी गोद में सिर रखने के बाद दुख शेष नहीं रहता, अर्थात दुख का अनुभव नहीं होता है। माँ का स्नेह इतना व्यापक है कि जेल में भी कवि उसको अनुभव कर रहा है। वह लिखना भी नहीं जानती, इस कारण उसका पत्र भी नहीं आ सकता। कवि अपने पिता के बारे में बताता है कि वे अभी भी चुस्त हैं, बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी आगोश में नहीं ले पाया है। वे आज भी दौड़ सकते हैं तथा खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी हिचकिचाते नहीं हैं तथा शेर के आगे डरते नहीं हैं। उनकी वाणी में ओज है, उसमें बादल के समान गर्जना है। जब वे काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाता है, अर्थात वे तेज गति से काम करते हैं। आगे देखते हैं इसका विशेष। माँ के स्वाभाविक स्नेह तथा पिता के साहस व जीवन शैली का सुंदर व स्वाभाविक वर्णन है। माँ की गोद में सिर रखने से चाक्षुष बिंब साकार हो उठता है। पिता के वर्णन में वीर रस का आनंद मिलता है। अभी भी की आवर्ती में अनुप्रास अलंकार है। बोल में बादल गरजता तथा काम में झंझा लरजता में उपमा अलंकार है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज व सरल है। आगे देखते हैं 3rd नंबर का। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आई होंगी नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। भाई चार बहिने भुजा भाई प्यार बहिने खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनकी पड़े होंगे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ देखते हैं।
दंड यानी व्यायाम का तरीका, मुकदर यानी व्यायाम करने का उपकरण, मूठ यानी पकड़ने का स्थान, नैन यानी नयन, तीर यानी तिरना या तैरना, क्षण यानी पल, व्यापा यानी फैला। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसकी रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। व्याख्या देखो। कवि अपने पिता के विषय में बताता है कि आज वे गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर मुकद्दर को दोनों हाथों से हिलाकर व उनकी मूठों को मिलाकर जब वे नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। कवि को याद करके उनकी आंखें नम हो गई होगी। कवि को घर की याद सताती है। घर में 4 भाई 4 बहनें हैं जो सुरक्षा व प्यार में बंधे हैं। उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को 5वें की याद आई होगी और वह जिन्हें कभी बुढ़ापा नहीं व्यापा था कवि का नाम लेकर रो पड़े होंगे, यानी अपने बेटे का नाम लेकर वो रो पड़े होंगे। आगे इसका विशेष देखते हैं। पिता के संस्कारी रूप, स्वस्थ शरीर व भावुकता का वर्णन किया गया है। विशेष में क्या बताएंगे अपन? पिता के संस्कारी रूप, स्वस्थ शरीर व भावुकता का वर्णन है। दृश्य बिंब है। संयुक्त परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत है। भाषा सहज व सरल है। भुजा भाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति है। शांत रस है। मुक्त छंद है। पद्यांश चौथा देखते हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बांधा बैठा हूँ अभागा। शब्दार्थ देखते हैं। अभागा मतलब होता है भाग्यहीन। सोने पर सुहागा मतलब वस्तु या व्यक्ति का दूसरों से बेहतर होना। प्यार में बहना यानी भाव विभोर होना। स्वर्ण यानी सोना। हेटे मतलब तुच्छ। पहले प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। वह पिता के प्यार के बारे में बताता है। देखो, प्रसंग एक जैसा होता है। प्रत्येक पार्ट में अपन प्रसंग लिखते हैं। अलग अलग पदों पर भी जब अपन प्रसंग बनाते हैं तो प्रसंग सेम 3-4 लाइनें वही होती है, बस एक लाइन चेंज होती है जिसमें अपन उसके बारे में बताते हैं कि ये पंक्तियाँ क्या कहना चाहती है। तो अब व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि वह उनका भाग्यहीन 5वां पुत्र है। वह उनके साथ नहीं है परंतु पिताजी को सबसे प्यारा है। जब भी कभी कवि के बारे में चर्चा चलती है तो वे भाव विभोर हो जाते हैं। आज उन्हें अपने सोने जैसे बेटे तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बेटा है। विशेष देखते हैं। पिता को भवानी से बहुत लगाव था। सोने पर सुहागा मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। भाषा सहज व सरल है और बोली खड़ी बोली है। 5वां नंबर देखते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारी मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोंक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे
रो पड़ेंगे और बच्चे। आगे देखते हैं, पहले शब्दार्थ देखते हैं। लीक मतलब होता है परंपरा, पाँव पीछे हटाना यानी कर्तव्य से हटना, कोंक को लजाना, माँ को लज्जित करना, कच्चे यानी कमज़ोर। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है। ऐसे में वह अपनी पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। इस काव्यांश में कवि की माँ पिता को समझाती है। व्याख्या देखते हैं। माँ ने पिताजी को समझाया होगा। ऐसा करते समय उसके मन में भी बहुत दुख बहा होगा। वह कहती है कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। वह आपके दिखाए मार्ग पर चला है और इसे अपना उद्देश्य बनाकर गया है। यह ठीक है, यह तुम्हारी ही परंपरा है। यदि वह आगे बढ़कर वापस आता है तो यह मेरे मातृत्व के लिए लज्जा की बात होती। अतः तुम्हें अधिक कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम रोओगे तो बच्चे भी रोने लगेंगे। ये उसकी माँ कहती है। विशेष देखिए, माँ द्वारा धैर्य बंधाने का स्वाभाविक वर्णन है, यानी माँ के द्वारा धैर्य बंधवाने का स्वाभाविक वर्णन है। लीक पर चलना, पाँव पीछे हटाना, कोंक लजाना, कच्चा होना आदि मुहावरों का साभिप्राय प्रयोग है। संवाद शैली है। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। आगे देखते हैं। 6 नंबर का देखो। का पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजील हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। पहले शब्दार्थ देखते हैं। धीर खोना मतलब धैर्य खोना, पुण्य पावन यानी अति पवित्र, बस नियंत्रण, बस मतलब नियंत्रण या केवल, विरस मतलब रसहीन या फीका। प्रसंग मैं अब बता ही चुका हूँ आपको बार बार कि प्रसंग सबका एक जैसा ही है, केवल नीचे की 2 लाइनें चेंज हो जाती है। अब इसमें कौन सी लाइन चेंज हुई है? ऐसे में वह अपनी पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। यानी अभी तक हमने जितने भी प्रसंग पढ़े हैं सब एक जैसे हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसकी रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है। ऐसे में वह अपनी पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। माँ की बातें सुनकर पिता ने कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ और न ही धैर्य खो रहा हूँ। यह बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा मन में समेटी होगी। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो। तुम चाहे बरसते रहो परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे। वे अपने 5वें बेटे की याद करके दुखी न हो। वह मज़े में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। वह घर के वियोग को मामूली मान रहा है, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुख में बन गया है। मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। आगे देखते हैं। विशेष पिता की भावुकता का सजीव वर्णन है। सावन को दूध बनाने की प्राचीन परंपरा को प्रयोग किया गया है।
संवाद शैली है। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। बस शब्द में यमंक अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं, केवल व नियंत्रण। खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, इसमें छंद है मुक्त छंद। अब सातवां देखते हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। मत करो कुछ शौक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर टेलता हूँ। क्यों न कहना अस्त हूँ मैं। इसके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले धीर मतलब धैर्य, शोक मतलब दुख, डटकर टेलना मतलब तल्लीनता से हटाना, मस्त यानी अपने में मग्न रहना, अस्त मतलब निराश। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है। ऐसे में वह अपनी पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। यानी इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कल्पना करके अपने घर की पीड़ा, अपने घर की यादें लिखी हुई है। जो उसको जेल में पीड़ा हो रही थी, उस जेल की पीड़ा में घर की यादों के सहारे कविता लिखी है। व्याख्या देखते हैं। कवि सावन से कहता है कि तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में न बताना। तुम उन्हें धैर्य देते हुए यह कहना कि जेल में भी पढ़ रहा है। यानी वो कहता है कि उन्हें तुम धैर्य देते हुए कहना कि क्या कहना, यह कहना जेल में भी पढ़ रहा है, साहित्य लिख रहा है, वह यहाँ काम करता है तथा परिवार देश का नाम रोशन कर रहा है। उसे अनेक लोग चाहते हैं। उनसे शोक न करने की बात कहना। उन्हें यह भी बताना कि मैं यहाँ सुखी हूँ, मैं यहाँ सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ। मेरा वजन 70 शेर है। मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, खेलता कूदता हूँ तथा दुख को अपने नज़दीक आने नहीं देता हूँ। मैं यहाँ मस्त रहता हूँ, परंतु उन्हें यह न कहना कि मैं डूबते सूर्य सा निस्तेज हो गया हूँ। यानी वो कहते हैं कि परंतु उन्हें यह न कहना कि मैं डूबते सूर्य सा निस्तेज हो गया हूँ। अगला देखते हैं। विशेष कवि के संदेश का सुंदर वर्णन है। सावन का मानवीकरण किया गया है। कहना शब्द की आवर्ती मनमोहक बनी है। काम करता यानी कि कहना में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। डटकर टेलना अस्त होना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। डटकर टेलना मतलब अस्त होना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। भाषा में प्रवाह है और इसकी भाषा में प्रसाद गुण है। आठवां देखते हैं, शायद ये अंतिम हो सकता है। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। यानी कवि कहता है देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक होने न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवे को वे न तरसे हो। यानी वो कह रहे हैं देखना कुछ बक न देना, यानी सावन से कह रहे हैं कि देखना तुम वहाँ पे जाके कुछ बक मत देना, उन्हें कोई शक न देना और उन्हें कोई शक होने नहीं देना। हे सजीले हरे सावन, और वो सावन से कह रहे हैं हरे भरे सावन से कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, यानी तुम तो बरस जाओ लेकिन वो न बरसे, मतलब उनकी आंखें से आंसू न बहें। पाँचवें को न तरसो,
और अपने 5वें पुत्र को न तरसें। पहले शब्दार्थ देखते हैं। मौन यानी चुपचाप, मौन यानी चुपचाप। बगदेदा यानी फिजूल की बात कहना। शक यानी संदेश। पावन यानी पवित्र। प्रसंग देखते हैं सबसे पहले। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसकी रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है। ऐसे में वह अपनी पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। व्याख्या देखिए। कवि सावन को सावधान करते हुए कहता है कि मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई न बताना, उन्हें यह न बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, मैं आम व्यक्ति से दूर भागता हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ। यह भी न बताना कि चिंता में डूबकर मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। तुम सावधानी से बातें कहना, उन्हें कोई शक न होने देना कि मैं दुखी हूँ। हे सावन, तुम पुण्य कार्य में लीन हो, तुम स्वयं बरसकर धरती को प्रसन्न करो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बहने देना, उन्हें मेरी याद न आने देना। ऐसे कवि भवानी प्रसाद मिश्र सावन से कहते हैं। विशेष देखिए। कवि अपनी व्यथा को अपने तक सीमित रखना चाहता है, यानी कवि अपनी व्यथा को अपने तक सीमित रखना चाहता है। आदमी से भागता हूँ मैं कवि की पीड़ा का वर्णन है। 5वें शब्द में अभिव्यक्ति होने वाली करुणा मर्मस्पर्शी है। सावन में मानवीकरण किया है, यानी सावन का मानवीकरण किया है। सावन के लिए सजीले हरे पुण्य सावन के लिए सजीले हरे पुण्य पावन आदि विशेषणों का प्रयोग है। बक व शक शब्द भाषा को प्रभावी बनाते हैं। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। संवाद शैली है। प्रसाद गुण है। तो सभी विद्यार्थियों को ये काव्यखंड सप्रसंग व्याख्या बिल्कुल समझ में आया होगा, और इसमें विशेष भी बताया गया है और शब्दों के अर्थ भी बताया गया है। साथ में प्रत्येक काव्यखंड प्रत्येक पद के साथ पहले प्रसंग पढ़ाया गया है, फिर व्याख्या पढ़ाई गई है, फिर विशेष पढ़ाया गया है। और मैं चाहता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। और ये कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 1 अध्याय नंबर 3 है। इसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र और पाठ का नाम है घर की याद। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा। और अधिक सभी पाठों की हिंदी अनुवाद व्याख्या सहित पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी सहपाठी मित्रों को जो अपनी क्लास में पढ़ते हैं उन सभी मित्रों दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी इन कविताओं की व्याख्या और प्रसंग और विशेष का लाभ मिल सके, वो भी आसानी से पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। ये पाठ काफ़ी लंबा था, इसलिए ये वीडियो भी बड़ी हो गई है। तो आज इस पाठ समाप्त हुआ ये पाठ, और इसी को हम यहीं विराम करते हैं। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।